नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां केजीएमयू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। गाइड करें, लेकिन एक पेशेंट जिसके लिए गोल्डन आवर महत्वपूर्ण होता है, वह गोरखपुर से, आजमगढ़ से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, झांसी से लखनऊ आए, हम उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज है, उसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, इनको ये सुविधा वहाँ पर देनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो वह वर्चुअली जुड़े और हम उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस प्रकार का उनको गाइड करें। काफ़ी हद तक यहाँ पर मरीजों की भीड़ छटेगी। अनावश्यक भीड़ के बाद हमारी क्वालिटी, जो यहाँ पर चिकित्सा सुविधा की क्वालिटी होगी, वह इम्प्रूव होगी। बेहतर सुविधाएं हम देने में यहाँ सफल होंगे और साथ साथ हमें इस फील्ड में नए प्रयोग की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि मैं जरूर कहूँगा कि जीएमयू में यद्यपि अच्छा काम हुआ है, अच्छा कार्य हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखते हुए आपके पास वर्कलोड बहुत है, लेकिन उस सब के बावजूद यह आपके लिए एक अवसर भी होता है। अलग अलग प्रकृति का मरीज होता है, अलग अलग प्रकृति का मरीज है, उन सब के लक्षण अलग अलग होंगे और आप उन सबको अपने स्वयं के लिए रिसर्च पेपर का एक आधार बना सकते हैं। कार्य करते हुए नए अनुभव आपके पास आएंगे, नए तरीके से आएंगे। हम लिखने की आदत भी डालें, केवल उपचार तक ही सीमित न रहें। नए रिसर्च पेपर आए केजीएमयू की तरफ से, हर फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से। हमें अपनी पब्लिकेशन देने चाहिए इंटरनेशनल जर्नल। और सबसे पहले आपको गाजीपुर लैंडफिल साइट की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि आज वो यहां पर दौरा करने जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे वो पहुंचे, उन्होंने जमकर यहाँ हंगामा किया और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ यहाँ पर भिड़ंत भी हुई। चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आज सूरजकुंड के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहने वाले हैं। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों की चिंतन बैठक में शामिल होने वाले सीएम धामी। आंतरिक सुरक्षा पर अमित शाह ने बुलाई बैठक। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री धामी हो रहे हैं शरीक। चिंतन बैठक में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी। देश की आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रियों की अहम बैठक। सभी राज्यों के गृह मंत्री बैठक में शामिल। डीजीपी और गृह सचिव को साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन बैठक बुलाई है। गृह मंत्रियों के इस चिंतन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन बैठक से जुड़ सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में चिंतन बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आज और कल 2 दिन तक ये चिंतन बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को न्योता भेज दिया गया है। और उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चिंतन बैठक में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों को बाकायदा पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रियों को राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को भी साथ लाने के आदेश दिए गए हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे चर्चा करेंगे। बैठक में सभी राज्य अपनी चुनौतियों के अलावा समस्याओं और अपराध से लड़ने के तरीकों पर राय भी देंगे। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूरजकुंड में जो चिंतन शिविर होने वाला है उसमें शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये चिंतन शिविर बैठक बुलाई है। 2 दिन ये बैठक चलने वाली है। हमारे सहयोगी हितेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, मेरा सवाल था, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं या अभी पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो गुरुग्राम में यह चिंतन शिविर शुरू होने वाला है उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और जो ये बैठक है इसका जो उद्देश्य है 2047 की कार्य योजना तैयार, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसमें जो बड़े मामले हैं, 2 साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसको लेकर सभी राज्यों के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक और जितनी भी सेंट्रल की फोर्सेज है उनके महानिदेशक इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हितेश, तमाम जानकारी के लिए।
और उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार राज्य के हित में कई अहम फैसले ले चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में कई अहम विकास के कार्य राज्य में किए जाने की प्लानिंग सरकार ने तय कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि जल्द ही पार्टी संगठनों के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनाव में उत्तराखंड के राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए भेजने की बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कही है। मैंने शुरू में कहा था दीपावली के बाद हम तत्काल अपनी टीम घोषणा करेंगे, तो क्योंकि त्योहारों का समय होता है, त्योहारों के समय पर त्योहार का भी एक पक्ष होता है और बहुत जल्दी में आपको अपनी टीम की घोषणा विधिवत रूप से प्रेस बुलाकर करूंगा। हमने लगभग 15 लोगों की टीम ने पहले शुरू में भेज दी थी और अभी हमने अपने जो विधायक है, कुछ मंत्रीगण हैं और जो हमारे खास तौर पर जो चुकंदर क्षेत्र से लगे हुए प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ड्यूटी हमने वहाँ लगाई। और कुलदीप जी हमने उसके संयोजक के नाते उनके नेतृत्व में वहाँ लोग जाएंगे और सबको अलग अलग विधान में बांट दी गई है। तो उन विधानसभा में जाकर, और क्योंकि एक अपेक्षा हिमाचल के द्वारा हमारे कार्यकर्ता से की गई है, वहाँ के संगठन द्वारा हम उस कार्य में कार्यकर्ता भेज रहे हैं, विधायक और सांसदों को भी वहाँ भेजेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर विपक्षी कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने इस मामले पर एक बार फिर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले के एक भी आरोपी पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाली उत्तराखंड की भाजपा का दोहरा चरित्र विधानसभा नियुक्ति प्रकरण में सामने आया, जहां एक और विधानसभा अध्यक्ष ने चुप्पी नहीं तोड़ी इन सारे भ्रष्टाचारी मंत्री विधायकों के ऊपर, जिन्होंने अपने लोगों का, अपने सगे संबंधियों की विधानसभा में नियुक्तियां कहीं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक दोनों का यहां से तबादला कर दिया दूसरे प्रदेशों में, यानी कि उनको दंड दे दिया गया है आरएसएस की ओर से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन सी गाज उन्होंने अभी तक अपने मंत्री पर, विधायक पर या संगठन महामंत्री पर गिराई है, कौन सी कार्यवाही इन लोगों के ऊपर करी है इस तरह से बैकडोर नियुक्तियां करने की सजा के रूप में। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज शुद्धिकरण किया है। दरअसल पिछले दिनों रावत ने मां गंगा को कैनाल घोषित कर दिया था, लेकिन कल सूर्य ग्रहण के बाद हरीश रावत अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने हर की पौड़ी पर पहुंच गए, जिसके बाद आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर की पैड़ी का शुद्धिकरण किया है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत की मां गंगा को लेकर के की गई गलत बयानबाजी के बाद यहाँ के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। धरना देना एक अलग विषय होता है और थाने में कोई आ जा ना सके, जो पीड़ित व्यक्ति थे वो थाने में पहुंच ही नहीं पाए, इस प्रकार से थाने को आपने पैक कर दिया। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तब इस प्रदेश में पुलिस के साथ अभद्रता की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई, पटवारियों की फाइलें फाड़ी गई, अधिकारियों के साथ बदसलूकी होती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अराजकता का, गुंडागर्दी का माहौल यहाँ बनाए हुए थे। ऐसे में हरीश रावत किस आधार पर, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा पाप किया हो, उसने हरिद्वार में मां गंगा को स्क्रैप चैनल घोषित किया और वो कल सूर्य ग्रहण के बाद अपने पाप धोने हर की पैड़ी पर ही आ गए। तो ऐसे व्यक्ति ने थाने को भी दूषित किया, थाने का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया और कल मां गंगा से आकर वो जो पाप धोना चाहते थे, तो मां गंगा और उत्तराखंड की जनता उनके इन पापों को कभी माफ करने वाली नहीं है। हरिद्वार से सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। किस तरीके से यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया है, क्या वजह रही कि आखिरकार इस तरीके से शुद्धिकरण करने की अब स्थिति बन गई? देखिए मीनाक्षी, दरअसल बीते कई दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहादुराबाद थाने में एक प्रदर्शन किया था। साथ ही सूर्य ग्रहण के दिन देर शाम को मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो भाजपा कार्यकर्ता है वो नाराज दिखाई दे रहे थे। ऐसे में लगातार अब भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर की पौड़ी का शुद्धिकरण किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि हरीश रावत की सरकार में मां गंगा को हरीश रावत ने नहर यानी कैनाल घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार इसका विरोध भी देखा गया था। हालांकि इसको लेकर ही अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं
कि किस मुंह से मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही मां गंगा को नहर यानी कैनाल घोषित कर दिया था। तो इसी को लेकर यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक शुद्धिकरण किया गया है, यहाँ पर दूधाभिषेक किया गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हरीश रावत देश के राहुल गांधी की तरह है, कि जिस तरह से लगातार ही देश भर में राहुल गांधी का रोल रहा है, ऐसे ही हरीश रावत की लगातार उत्तराखंड को डुबाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इसी के लिए यहाँ पर दूधाभिषेक किया है और हर की पौड़ी का शुद्धिकरण किया है। मीनाक्षी। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात केदारनाथ धाम की, जहां गर्भगृह को सोने की परतों से सजाया गया है। इससे पहले यहां चांदी की परतें लगी हुई थी। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के एक दानदाता के सहयोग से मंदिर के गर्भगृह पर छत को और सोने की परतों से यहां सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को समय समय पर नया रूप मिलता रहा है। कहते हैं कि दशकों पहले मंदिर के गर्भगृह को खाड़ू घास से सजाया जाता था और इस घास को उगाने के लिए केदार घाटी में कुछ खेत चिन्हित थे। इसके बाद घास की जगह गर्भगृह की दीवारों और फर्श पर कटवा पत्थर लगाए गए। वहीं 80 के दशक में गर्भगृह की दीवारें टीन से सजाई गई, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद इन्हें हटा दिया गया और फिर 2017 में एक दानदाता के सहयोग से मंदिर के गर्भगृह में चांदी की परतें लगाई गई थी और अब इसे हटाकर सोने की परतें चढ़ाई गई है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये बदलाव हुआ है, किस तरीके से घास से यहाँ पहले मंदिर को सजाया जाता था, लेकिन अब इसे सोने की परतों से सजाया जा रहा है। तो गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, सोने की परत से इसे सजाया गया है। बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र का एक दानवीर है जिसने यहाँ दान किया और इस वजह से अब इसे सोने की परतों से सजाया गया है। 550 सोने की प्लेट दीवारों पर लगाई गई है। इसके पहले की अगर बात करते हैं तो पहले चांदी की प्लेटों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। गर्भगृह और छत पर सोने की परत लगाई गई है, जिसके लिए 550 प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से मंदिर की शोभा बढ़ाने का प्रयास महाराष्ट्र के दानवीर के साथ किया जा रहा है। गर्भगृह और छत पर पहले चांदी की परतें लगी हुई थी और अब इसे बदलकर सोने की परतें कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ सोने की परतें लगाई गई हैं। 2017 में दानदाता ने गर्भगृह में लगाई थी चांदी की परतें। 2017 का वो वक्त था जब चांदी की परतें लगाने के लिए भी एक दानदाता ने दान दिया था और उसके बाद मंदिर परिसर में कटवा पत्थर को हटा करके वहां पर चांदी की परतें लगाई गई थी। अब महाराष्ट्र के एक दानदाता ने सोने की परतें लगवा दी हैं और इस तरीके से मंदिर को और भव्यता देने की यहाँ पर कोशिश। दिल्ली से पुलिस सुरक्षा में गौरीकुंड लाई गई सोने की प्लेटें, 550 सोने की ये प्लेटें, जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच में लाया गया है। सोने की परतें लगाने का काम 3 दिनों तक चला। 3 दिनों के अंदर सोने की परतों को लगाने का काम किया गया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के पट आज से बंद कर दिए गए हैं और इसके पहले ये पूरा काम किया गया है। तो गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई हैं ये सोने की परतें। और अब नजर डालते केदारनाथ धाम मंदिर की कुछ पुरानी रवायतों पर कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये परंपराएं खास रही हैं। दशकों पहले खाड़ू घास से सजाया जाता था गर्भगृह। विशेष तौर पर केदार घाटी के खेतों में उगाए जाते थे घास को उगाया जाता था, जिन्हें यहाँ पर लगाया जाता था। पहले ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता था और इस हिसाब से इसे सजाया जाता था घास के साथ और फिर उसके बाद कटवा पत्थर लगाए गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मंदिर की भव्यता भी बढ़ने लगी और फिर उसके बाद कटवा पत्थर के बाद 80 के दशक में गर्भगृह की दीवारें टीन से सजाई गई। टीन के बाद फिर चांदी और अब सोने की परतों से इन्हें सजाया गया है। कुछ वर्षों बाद गर्भगृह से ये टीन की जो परतें हैं उन्हें हटा दिया गया था। अब उत्तराखंड के जितने भी मंदिर देखेंगे वहां पर कटवा पत्थर का इस्तेमाल हर मंदिर में लगभग किया जाता है, लेकिन यहाँ ये लगातार बदलते गया। फिर बारी आई चांदी की और अब सोने से गर्भगृह को सजा दिया गया है। तो इस तरीके से एक बार फिर से मंदिर की भव्यता को निखारने की ये कोशिश की गई है। अब बात गंगोत्री धाम की। कपाट जो है वो बुधवार को दोपहर 12 बजे के करीब विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा की भोग मूर्ति सेना के बैंड और पारंपरिक ढोल दमाऊ की अगुवाई में मुखवा के लिए रवाना हुई। बुधवार को मां गंगा की डोली यात्रा मार्कंडेयपुरी स्थित चंडी देवी के मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची और आज से मां गंगा की भोग मूर्ति मुखवा स्थित गंगा मंदिर में पूरे 6 माह तक रखी जाएगी। शीतकाल में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन पूजा अर्चना मुखवा में ही करते हैं। तो
तो इस तरीके से द्वार बंद कर दिए गए हैं, कपाट बंद कर दिए गए हैं 6 महीने के लिए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार यहाँ किस तरीके से इस पूरे विधि विधान को अपनाया गया है। कपाट बंदी के दौरान जयकारों से गंगोत्री धाम गूंजा है। आपको बता दें कि कल ये कपाट यहाँ पर बंद किए गए थे। अब 4 धाम यात्रा समाप्ति की और गंगोत्री के धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने पर 2000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। गंगा सहस्त्रनाम पाठ के बाद कपाट को बंद किया गया है। 4 धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सभी धाम आते हैं और ऐसे में गंगोत्री के धाम बंद कर दिए गए हैं। शीतकाल के लिए ये गंगोत्री के कपाट बंद किए गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी आज सुबह 8:30 बजे समाधि पूजा के बाद बंद कर दिए गए। सेना के बैंड और पारंपरिक ढोल दमाऊ से आसमान गूंज उठा उस वक्त जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाने थे। मुखवा स्थित गंगा मंदिर में 6 माह तक भोग मूर्ति रहेगी। यहाँ पर ही इनकी पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि 6 महीने के लिए यहाँ जो मंदिर है उन्हें बदल दिया जाता है और दूसरी जगह इनकी पूजा की जाती है। जैसे केदारनाथ धाम अब उखी मठ में पूजा की जाएगी और इसी तरीके से गंगोत्री धाम में भी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे। दोपहर 12:09 पर बंद होंगे कपाट। आज बंद हुए हैं केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 8:30 बजे बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। भैया दूज के मौके पर बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। भैया दूज के मौके पर यमुनोत्री के बंद होंगे कपाट। अपने मायके खरसाली के लिए डोली आज होगी रवाना।